इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मासिजा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, यूपी 2027 में सपा कांग्रेस गठबंधन करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें यूपी 2027 में सपा कांग्रेस गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ लड़ेंगे चुनाव। 2027 का चुनाव जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है साथ लड़ेंगे। वही बता दें आपको, बिहार जैसी राजनीतिक गलती दोहराने से बचना चाहती है दोनों पार्टियां। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बन सकती है सहमति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें 2027 चुनाव को लेकर के जो है सपा और कांग्रेस जो है एक साथ लड़ने का प्लान बना रही है। वही आपको बता दें, अंतिम रूप देने की जो है तैयारी की जा रही है। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन से पहले ही उम्मीदवारों का किया जाएगा ऐलान, ये भी संभव जताया जा रहा है। सर्वे के आधार पर 200 सीटों पर नाम तय होने की जो है चर्चाएं भी तेज होती हुई नजर आ रही है। यूपी की सियासत में नई रणनीति पर काम शुरू करेगी दोनों पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें 2017 से अलग होगा इस बार का सपा कांग्रेस का गठबंधन। अखिलेश यादव ने चुनावी तैयारियों को दिया है नया स्वरूप। यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकता पर जोर दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकता पर जो है जोर दिया जा रहा है। 2027 का विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर के सपा और कांग्रेस जो है गठबंधन करने के लिए तैयार है। वह इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं। अजहर जी, 2027 चुनाव में सपा और कांग्रेस जो है गठबंधन करने की तैयारी में है, क्या कुछ अहम जानकारी है? बिल्कुल, देखिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब एक मंच पर नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, तमाम विपक्षी दल शामिल हुए। अखिलेश यादव मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, तो उस बैठक में कई तरीके के निर्णय जो है वो भी लिए गए हैं। और अब ये माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मिलकर चुनाव जो है वो लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बिहार चुनाव की अगर हम बात करें, क्योंकि 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन कई ऐसे सीटें थी जहां पर दोनों ही पार्टी का जो महागठबंधन हुआ था, लेकिन दोनों ही पार्टी का टकराव था सीटों पर। तो एक फ्रेंडली फाइट देखने को मिली थी, जिसका नतीजा ये था कि एनडीए ने उन सीटों पर बाजी मार ली थी, क्योंकि सीटों का बंटवारा जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, 200 लगभग ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया है। लगभग प्रत्याशियों के नामों का चयन जो है वो डिसाइड कर लिया है कि किस तरीके से प्रत्याशियों को उतारना है। तमाम ऐसे नाम हैं जो जीते हुए प्रत्याशी है वो 200 सीटों पर उतारे जाएंगे। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग 70 से 100 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। लेकिन जो सेफ साइड मोड है वो समाजवादी पार्टी पहले ही तैयार कर चुकी है, क्योंकि 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में 200 प्रत्याशी वो पहले से ही चुन लिए गए हैं जो जिनकी जीत लगभग तय है, जो अपनी विधानसभा में जिनका जो जनाधार है वो काफी अच्छा है। तो ऐसे प्रत्याशियों का चयन पहले से ही हो चुका है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन से पहले ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जो है वो समाजवादी पार्टी कर सकती है, ताकि प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करने का मौका मिल सके और पार्टी को, संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है इसकी जो रणनीति है वो आगे बनाई जा सके। फिलहाल अब 2027 में ये तय है कि कांग्रेस और सपा एक साथ चुनाव लड़ेगी। जी अजहर जी, 2027 चुनाव में गठबंधन का क्या एजेंडा होने वाला है? अगर बात करें किन किन मुद्दों को लेकर के वो लोग जनता के सामने जाएंगे अब की बार? बिल्कुल, देखिए महागठबंधन का जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है, वो देखिए साफ तौर से जिस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरता नजर आता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार विफल है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी हो या महंगाई हो, जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरेगा और जन जन तक लोगों के बाद जो है वो पहुंचाने का काम करेगा कि किन किन मुद्दों पे सरकार जो है वो विफल रही है।
तो ये तमाम एजेंडे जो हैं वो होने वाले हैं। और जिस तरीके से बिजली महंगी हुई है तो इसको लेकर भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष निशाना साधेगा सरकार पर। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार 2027 के चुनाव में नजर आएंगे। अजहर जी, 2027 में यूपी में चुनाव है और भी तमाम राज्यों में चुनाव देखे जा रहे हैं। क्या लग रहा है, ये जो गठबंधन बनते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं, इस गठबंधन में कहीं ना कहीं और राज्यों में भी इसका फायदा देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी लगभग 25 पार्टियां उसमें शामिल थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव यहां से मौजूद थे। और वहीं अगर बात की जाए तो देखिए आम आदमी पार्टी 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तब इंडिया गठबंधन के साथ थी, लेकिन अब वो इस बैठक में शामिल अरविंद केजरीवाल नहीं हुए थे। लेकिन और अगर बात की जाए अलग अलग राज्यों की तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी शामिल थी। और इसके अलावा अगर मुंबई की बात की जाए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो पार्टी के उद्धव ठाकरे जो है वो भी शामिल थे। तो तमाम ऐसे लोग जो है वो शामिल थे। तो कई ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने इंडिया गठबंधन से दूरी भी बनाई है, चाहे वो डीएमके की बात की जाए या टीवीके को तो दिया ही नहीं गया था न्योता इस इंडिया गठबंधन की बैठक में। लेकिन फिलहाल अब इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एकजुट होता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठकें होना बंद हो गई थी। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इनएक्टिव हो गया था। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को फिर से एक बार एक मंच पे लाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजहर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने का। आपको बता दें यूपी 2027 का चुनाव होना है, जिसको लेकर के सपा और कांग्रेस जो है गठबंधन करने जा रही है। वही नजर डालते अगली खबर की। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ को 955 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। एक भव्य कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें जिससे क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं जो है मजबूत होंगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के बाद से भारत में तेजी से विकास हुआ है और जो काम पहले कभी नहीं हुआ वो अब कहीं ना कहीं धरातल पर दिख रहे हैं। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, देखे इस रिपोर्ट में। मैं सबसे पहले बाबा भंवरनाथ की इस पावन धरा को, जिस धरा ने संतों ऋषियों मुनियों की साधना से पवित्र होकर के हर कालखंड में देश को एक नई दिशा दी है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए राष्ट्र गौरव के प्रतीक महान वीर सेनानी महाराज सुहेल देव के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में उस राष्ट्र नायक की स्मृतियों को भी नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से आजमगढ़ आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सोचता हूं कि आजमगढ़ जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र हुआ हो, साहित्यिक साधना का केंद्र बिंदु रहा हो, देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश को स्वतंत्र कराने का एक जज्बा जिस जनपद के अंदर रहा हो, वह जनपद जहां पे हस्तशिल्प है, जहां कारीगर है, अन्नदाता किसान है, ऊर्जावान युवा है, वह जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ है? उस जनपद के सामने पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ? और बहनों और भाइयों, वही प्रश्न लेकर के मैं बार बार आता हूं आजमगढ़, क्योंकि ये पीड़ा केवल आजमगढ़ की पीड़ा नहीं, हम सब की भी पीड़ा है। जिन्होंने हमें बांटा था, जिन्होंने हम सबको विभाजित किया था, लेकिन बार बार वे लोग आपका समर्थन भी पाते थे, लेकिन वे आपके हितैषी नहीं थे। से बड़ी खबर सामने आ रही है। चागोंडा में इंडियन बैंक घोटाले में दर्ज हुआ है एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें इंडियन बैंक घोटाले में एफआईआर दर्ज हुआ है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें 69 अधिकारी कर्मचारियों पर जो है FIR दर्ज हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें 69 अधिकारी कर्मचारी आरोपियों जो है घेरे गए हैं। करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का जो है मामला सामने आया है। घोटाले की रकम जो है लगभग 4 करोड़ तक पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें मैनेजर सहित कई नामजद आरोपी जो है इसमें पाए गए हैं। बैंक सचिव की शिकायत पर जो है ये कार्रवाई की गई थी। पुलिस जांच में जुट चुकी है और रात जो है लगातार खंगाली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें इंडियन बैंक की गोंडा प्रधान शाखा में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले का जो है मामला सामने आया है, जहां बैंक सचिव की शिकायत पर जो है कोतवाली नगर में जो है 69 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है। आरोपियों में जो है पूर्व और वर्तमान मैनेजर भी बताए जा रहे हैं, उनके साथ जो है और भी कई अधिकारी बताए जा रहे हैं। वही आपको बता दें अधिकारी के साथ साथ उनके दोस्त भी इसमें शामिल है। जांच में सामने आया है कि घोटाले की राशि जो है लगभग 4 करोड़ से अधिक बताई जा रही है, जो बाद में बढ़कर और भी अधिक हो गई। स्टार्टिंग की बात करें तो शुरू में ये राशि जो है 3 करोड़ थी और बाद में जो है ये लगभग 4 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें मामला जो है वित्तीय अनियमितताओं और फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस जांच जारी है और विस्तृत जांच के बाद जो है पूरे मामले का जो है खुलासा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। कराना है कि कल दिनांक 12/6/2026 को थाना कोतवाली नगर में वादी श्री रविंद्र कुमार श्रीवास्तव सचिव इंडियन बैंक एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जनपद गोंडा द्वारा दी गई तहरीर, जिसमें इंडियन बैंक जो कि विलय से पूर्व इलाहाबाद बैंक था में कार्यरत 1997 से 2020 तक के कुल 69 कर्मचारियों द्वारा सोसाइटी की संपूर्ण धनराशि जो कि लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए है वो मनमाने ढंग से हेरा फेरी व गबन कर लिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय के आदेश से उपरांत कल दिनांक 12/6/2026 को सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वॉइस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता तुफेल खान जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अहम जानकारी है इस पे? बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरीके से एक बैंक के अंदर बैंक के कर्मचारी और मैनेजर के द्वारा इस तरीके की घटना को कारित की जा रही है, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही हास्यास्पद है और निश्चित रूप से एक ग्राहकों के लिए भी एक चिंता की लकीरें खींच देती हैं कि जो भी लोगों का पैसा जमा है कितना सुरक्षित है और किस तरीके से हेरा फेरी करते हैं वहां के मौजूद मैनेजर हो या कर्मचारी हो। और एक नहीं, लगभग 1997 से लेकर 2020 तक जितने भी कर्मचारी मैनेजर जो आए इन पूरे मामले में वो अपनी अपनी सहभागिता अपनी अपनी भूमिका करते रहे और गबन लगातार जो है इन सभी के द्वारा लगभग 69 जो कर्मचारी है और उसके अधिकारी शामिल हैं, ये सब इतने लोगों की मतलब मिली भगत होना, इतने लोग इस मामले में शामिल होना, ये दिखाता है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा और गबन और ये चीजें चल रही थी। हालांकि इस पूरे मामले में जब जानकारी सामने आई तो जो इंडियन बैंक के सचिव हैं उन्होंने जो है प्रार्थना पत्र दिया, उसके आधार पर जो है मुकदमा नगर कोतवाली में पंजीकृत कर लिया गया है। लेकिन ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि अगर इतने नामी गिरामी बैंक में इस तरीके की चीजें घटना हो रही हैं तो न जाने कितनी और चीजें होंगी जो कि अभी तक खुलासे होने बाकी हैं। हालांकि एक सोसाइटी का पैसा है, संपूर्ण रूप से गबन कर लिया गया है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की चीजें यहाँ पर चल रही थी। अब देखना यह होगा कि पुलिस कहाँ तक कार्रवाई करती है और कितने ऐसे लोगों को जो है पर्दाफाश करती है, ऐसे लोगों को सामने ला पाती है। हालांकि ये भी एक देखने वाली बात है, अक्सर करके मामले तो सामने आ जाते हैं, लेकिन इस तरीके के चीजों को जो भी घटना है या इस तरीके के गबन या जो है भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सोच सिफारिश लगाकर बचने का प्रयास करते हैं और बहुत बार बच भी जाते हैं। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई क्या करती है पुलिस पूरे मामले में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुफेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। वही नजर डालते अगली खबर के, बता दें दिल्ली में उपहार सिनेमा अग्निकांड की 29वीं बरसी पर लोगों ने हादसे में जान गंवाने वाले जो है उनके पीड़ितों से श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें यह घटना जो है बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान जो है उपहार सिनेमा के बेसमेंट में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से हुआ है। आपको बता दें आग लगने के बाद जो है
जहरीले धुएं से जो है पूरा कमरा भर गया था, जिससे कई लोगों की जान चली गई थी। और वहीं आपको बता दें, वही इस पे जो है लगातार जो है प्रशासन भी सक्रिय होती हुई नजर आई थी और अनेक लोग जो है उस दौरान जो है घायल भी हुए थे। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी भूचान आ गया है। ममता बनर्जी के खिलाफ जो है कोलकाता में एफआईआर दर्ज होने के बाद से जो है राज्य का राजनीतिक पारा जो है सताबे आसमान पर पहुंच गया। आपको बता दें, मामला जो है मार्च 2026 में दिए गए उनके एक विवादित राजनीतिक भाषण से जुड़ा हुआ है। इस कार्रवाई के बाद से जो है बंगाल में सियासी युद्ध जो है पूरी तरीके से छिड़ गया है। क्या पूरा मामला है, देखें इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज होने के बाद से राज्य का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। मामला मार्च 2026 में दिए गए उनके एक विवादित राजनीतिक भाषण से जुड़ा है। इस कार्रवाई के बाद से बंगाल में सियासी युद्ध छिड़ चुका है। दीदी के गढ़ कोलकाता में हुआ है वो बड़ा खेला जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत में खलबली मचा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अब कानूनी शिकंजे में घिरती नजर आ रही हैं। कोलकाता के एक स्थानीय कारोबारी ने इस भाषण के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में हेट स्पीच के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे लंबी जांच के बाद अब कोलकाता पुलिस ने आधिकारिक एफआईआर में तब्दील कर दिया है। एफआईआर की खबर जैसे ही बाहर आई, बंगाल की राजनीति में आरोपों और बयानों के तीखे तीर चलने शुरू हो गए। विपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। हमारे मुख्यमंत्री अपने गंभीर धाराओं के मुकदमे वापस लेते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर मुकदमे दर्ज करा रही है। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में क्या हो सकता है? ये लोकतंत्र को खतरा। देखिए, ये सब जब इलेक्शन के पहले ये भाजपा को बड़ा बड़ा नेता लोग जब आ रहे थे, यहाँ का भी तो बहुत सारे डायलॉग बाजी किए थे, उल्टा करके, ये करके, वो करके, तो उसके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। अभी वो लोग सत्ता में है और ये एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, थ्रेट का माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा है। हाँ, दीदी का तो वक्त बहुत खराब चल रहा है। दीदी को सब छोड़ के चले जा रहे हैं और अब सुनने में एफआईआर भी कर दिया उनके ऊपर, हेट स्पीच के लिए मामला भी दर्ज हो गया है। तो उसमें क्या बोलेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी होगा लीगली वैसे जो भी होगा सबके सामने आएगा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेताओं ने ममता बनर्जी पर पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं की। उन्होंने इस कार्रवाई को कानून की जीत बताया। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि ये किसी राजनीतिक डराने धमकाने की कोशिश नहीं, बल्कि जनता का जवाब है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। फिर ममता बनर्जी वो तो गया उसके पार्टी और उसके नाम से, और पश्चिम बंगाल में कहीं नया राजनीति शुरू होने का कोई चांसेस नहीं है। शी इज जस्ट अ पास। लॉज हुआ है वो तो देखिए, वो आईनी मामला है, उसको विचार करने के लिए कोर्ट है, उसे इस बारे में मुझे कोई कमेंट्स नहीं करना है। बट प्लीज स्टॉप क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग ममता एंड टीएमसी, दे आर डम्प्ड इन डस्टबिन। अब ममता जी का दिन पूरा हो गया। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस का गुंडागर्दी इतने लंबे समय से पश्चिम बंगाल में चल रहा था कि जिस दिन रिजल्ट आया विधानसभा का, तो बंगाल की आजादी का दिन वो था। आपने देखा होगा जिस तरह से लोग जश्न मना रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के भी कार्यकर्ता और नेता ने जश्न मनाया कि ममता बनर्जी के डिक्टेटरशिप से अब हमको छुट्टी मिल गया। जिस तरह उन्होंने सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग किया है, और मैं तो सीधे सीधे कहता हूं, 15 सालों में टीएमसी ने बंगाल के लोगों के साथ पाप किया है, भ्रष्टाचार किया है, कट मनी के नाम पर बंगाल के लोगों के साथ लूट हुई है। तो स्वाभाविक है कानून तो अपना काम करेगा। साल 2026 के सियासी संग्राम के बीच ममता बनर्जी पर दर्ज हुई एफआईआर आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति को किस मोड़ पर ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि दीदी के खिलाफ हुए इस एक्शन ने बंगाल के सियासी अखाड़े को पूरी तरह से दहला दिया है। शिकायत दर्ज होने के बाद अब बंगाल में सियासी पारा भी हाई है।
वहीं नजर डालते अगली खबर को बता दें, खबर चंदौली से है, जहां सैकड़ों किसानों ने बंदी डिवीजन के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें 10 वर्षों से ड्रेन की सफाई और खुदाई ना होने के आरोप लगाए जा रहे थे। लगातार किसानों का कहना है कि टेंडर के बावजूद कार्य शुरू नहीं हुआ है। वही आपको बता दें लगातार जो किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। वही धान की नर्सरी लगाने से परेशानी हो रही है लगातार किसानों को, ये भी उनकी मांगे हैं। वही 2000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि प्रभावित बताई जा रही है। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर जिला मुख्यालय पर बड़े आंदोलन के साफ तौर पर किसानों ने चेतावनी भी दी है। मैं आजाद यादव, पूर्व प्रधान खोनपुर। मैं आज किसानों की समस्या को लेकर के, आज किसानों के हित की लड़ाई के लिए आज हम जो 10 वर्षों से हम लोगों के जो 4 गांवों के काधी, खोनपुर, इटवा, नरेला पर रानीपुर के किसान जो हजारों एकड़ जमीन हर साल जर्मन हो जाती है। किसान इतना महंगा खाद, बीज, जोताई, मजदूर सब लगा करके और फसल बर्बाद होने के बाद कमर टूट जाती है और किसान दाना दाना के लिए मजबूर हो जा रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं। हमारी समस्या है कि मैं इस गांव का एक किसान हूं। हमारे साथ जो है कम से कम 4 नहीं 10 गांव के लोगों 1000 एकड़ से ऊपर के रकबे की जमीन जो है इस गंदा नाला न साफ होने की वजह से जहां का तहां जो अस्त व्यस्त है सारे लोग, और इनकी खुदाई जो है कम से कम 10 वर्षों से ज्यादा जो समय का जहां का तहां रुकी हुई है। इसको न करने कराने से कितने लोग, हजारों से अधिक लोग जो है इससे जनतन अपने जीविका को नहीं चला पाते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस।